यह ऐसे काम करता है, लेकिन बॉटम ब्लोडाउन के लिए आप अपना बॉयलर बंद रख सकते हैं और इसे 20 या 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, अपनी लाइनों को खोलें। लाइनों को धीरे धीरे ब्लो डाउन करके गर्म करें और फिर उसे पूरी तरह खोल दें। जब आप उसे पूरी तरह खोलते हैं तो आप लाइन से एक आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ इस तरह की आवाज़ आती है और इसी तरह आपकी पानी की गति तेज होती है। लाइन को प्रीहीट करने का मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि आप लाइन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे और फ्लैंज या गैस्केट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी वजह से हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। हम भाप के प्रवाह को लाइनों को गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन इस उपाय और इस तरकीब से आप लाइनों और गैस्केट्स को नुकसान से बचा सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने बॉयलरों को लोकल और मैनुअल दोनों तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। यह सभी बॉयलरों पर लागू होता है, चाहे आपके पास कोई भी बॉयलर हो। सभी को लोकल और रिमोट दोनों में चलाया जा सकता है। और ज़्यादातर बॉयलरों में इमरजेंसी ऑपरेशन स्टेशन या इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल भी होता है। यह लोकल हो सकता है, यह पैनल में भी हो सकता है। यह बॉयलर के डिज़ाइन पर निर्भर करता है, बॉयलर के आकार पर निर्भर करता है। और पैनलों और लोकल पैनल के बीच संचार के लिए कुछ केबल्स होंगी। यहाँ हमारे पास मोटर स्टार्टर के साथ कॉमन पावर सेक्शन भी है। और इन बॉयलरों और ऐसी एप्लीकेशनों के लिए केबलिंग की एक निश्चित लंबाई होती है। तो यह ध्यान में रखें कि जब भी आप अपनी केबल्स या कुछ भी बदलें तो केबल की लंबाई को सही से मापें, क्योंकि अगर केबल की लंबाई बदल जाएगी तो सिग्नल भी बदल जाएगा और आपको बॉयलर से कंट्रोल रूम तक सही सिग्नल नहीं मिलेगा, जिससे पैरामीटर्स भी बदल जाएंगे और आपका बॉयलर अलग तरीके से चलेगा। यही है सिंगल बॉयलर का ऑपरेशन। और इसी तरह जब हमारे पास दो बॉयलर होते हैं और एक कंपोजिट बॉयलर भी एप्लीकेशन में जोड़ा जाता है। ऐसा कंपोजिट बॉयलर रखना कहीं ज़्यादा बेहतर और आर्थिक रूप से विश्वसनीय होता है। और नए जहाज़ों में कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिनमें कंपोजिट बॉयलर होता है। वहाँ कुछ जनरेटर भी होते हैं, गैस वहाँ से गुजरती है और पोर्ट में वेंट के ज़रिए हम उस बॉयलर का उपयोग करते हैं। लेकिन बड़े वीएलसीसीज, बड़े टैंकरों और शायद सुइज मैक्स में एक बॉयलर होता है, एक सहायक बॉयलर जो कंपोजिट बॉयलर के रूप में चलता है। तो आपके पास हमेशा पोर्ट में स्टीम उपलब्ध रहेगी। यह चालू और बंद होता रहता है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बॉयलर बॉयलर के चालू और बंद होने का कारण यह है कि वह वाकई बहुत बड़ा बॉयलर है। यह प्रेशर को 10 किलोग्राम या 9 किलोग्राम तक बढ़ा देता है, फिर बंद हो जाता है और धीरे धीरे प्रेशर कम होते होते 6.5 या 5.5 तक आ जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बॉयलर की सेटिंग्स क्या रखी हैं और फिर बॉयलर दोबारा चालू हो जाएगा और उस प्रेशर तक पहुंच जाएगा जो आपने सेट किया है। समय इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम की स्थिति कैसी है, इंजन रूम का तापमान कितना है और हाँ, आसपास का तापमान भी। अगर मौसम ठंडा हो जाता है तो बॉयलर ज़्यादा बार चालू होता है और अगर डेक पर भी खपत है
तो आपका बॉयलर और भी बार चालू होगा और आपको देखना होगा कि आप सेटिंग्स और एडजस्टमेंट्स कैसे रखेंगे। कई बार बेहतर होता है कि अगर खपत ज़्यादा है तो बॉयलर को लो मोड में लगातार चलने दें बजाय बार बार चालू और बंद करने के, क्योंकि इससे आपका बर्नर बार बार चालू और बंद होने से गंदा होने से बच जाएगा। और साथ ही आपके फैन और ईंधन आपूर्ति से जुड़ा सारा उपकरण भी स्थिर रूप से चलेगा बिना बार बार ऊपर नीचे एडजस्टमेंट के। लेकिन साथ ही बॉयलर का बार बार चालू और बंद होना, यह हमेशा सिस्टम की एक जांच भी होती है। तो यह अगर यह 0 से 15 तक मान लीजिए लोड से शुरू होता है, तो शुरुआत में आपको पर्जिंग करनी होगी और आपके सारे एयर फैन 0 से 70 तक चलेंगे ताकि पर्जिंग की जा सके। तो आप यह भी देखेंगे कि आपका सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन आपके पुर्जे, आपके जो चलने वाले हिस्से हैं, वे धीरे धीरे समय के साथ घिसते जाएंगे और आपको कुछ यांत्रिक खराबियां या समस्याएं दिख सकती हैं, जो कुछ चलने वाले हिस्सों, ऊपर वाले फैन के रोलर्स और उसमें ढीलापन जैसी चीजों से जुड़ी हो सकती हैं। और इसी तरह आप समायोजन करते हैं और यह संतुलन बनाते हैं कि आपके सेटिंग्स कैसे होंगे और आप कितनी बार सिस्टम को चलाएंगे, उस विशेष क्षेत्र का मौसम कैसा है, हीटिंग की स्थिति क्या है, क्योंकि बॉयलर को बार बार शुरू और बंद करना भी हमेशा अच्छा विकल्प नहीं होता है। और अगर आपके पास ठंडी परिस्थितियां हैं, तो बेहतर है कि आप अपने इंजन रूम को इस तरह समायोजित करें कि आपके फैन की सप्लाई सही रहे, वह ज़्यादा ठंडा न हो और आप इससे ईंधन बचा सकें। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमेशा पूछ सकते हैं कि हम क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं ताकि हम ईंधन की खपत को कम कर सकें और बॉयलर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकें, मैकेनिकल घिसावट को कम कर सकें। भले ही हमारे वायर में कुछ समस्या हो, हम फिर भी यहाँ अपना बॉयलर चला सकते हैं। मैं आपको सच में सलाह देता हूं कि बॉयलर का संचालन लोकल से भी करें, वहां से नियंत्रण लें ताकि आप उससे परिचित हो जाएं और किसी भी स्थिति में, किसी भी आपातकाल में आप वहां तैयार रहें। आपके लोग वहां हों जो संचालन कर सकें, कुछ ट्रेनिंग्स करवा लें। इसके अलावा जब आपके पास कोई लंबी यात्रा हो, मान लीजिए, और आपके पास समय हो, तो आप अपने लोगों के साथ वहां रहेंगे, अनुभव साझा करेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि आपातकालीन संचालन कैसे काम करता है, और ये सारी बातें, बस यही सब है। जहाँ तक संभव हो, हाँ, आपको सिस्टम को चलाना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अगर एक बॉयलर बंद हो जाए, दूसरा बॉयलर बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हर पैनल में एक प्रोग्राम होता है, जैसे लोकल पैनल 2, लोकल पैनल 1, और इसमें वाटर लेवल कंट्रोलर, ऑयल और एयर कंट्रोलर, बर्नर सेक पॉइंट्स आदि शामिल होते हैं। पावर पैनल 1 और 2 में अलग अलग चीज़ें होती हैं और प्लांट की सेटअप पर निर्भर करता है कि प्रोग्राम का कुछ या पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। सभी पैनल के माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स आपस में संवाद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉयलर के मूल कार्य हैं
इसका स्टीम प्रेशर कंट्रोलर, ऑयल एयर फ्लो कंट्रोलर, एटोमाइजिंग स्टीम कंट्रोलर, वाटर लेवल कंट्रोल, ऑयल प्रेशर, रिंग लाइन कंट्रोलर, ऑयल टेम्परेचर कंट्रोलर, अलार्म और शटडाउन फंक्शंस, ये सभी कंट्रोलर बॉयलर पर ही होते हैं। एक बॉयलर में लो फायरिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर प्रेशर, मॉड्यूलेशन फ्री, इनर्ट गैस जैसी सुविधाएं होती हैं। दो बॉयलर होने पर हम मास्टर और स्लेव मोड में चला सकते हैं। स्लेव राइजिंग, मैचिंग, मॉड्यूलेशन फ्री, इनर्ट गैस। ये बॉयलर के कुछ कार्य हैं। अधिकतर जो बॉयलर इस्तेमाल होते हैं वे वाटर क्यूब टाइप के होते हैं, जैसा कि हमारे जहाज पर है। यह ज्यादा प्रभावी है, पानी जल्दी से भाप में बदल जाता है, लंबी उम्र होती है, लोड में बदलाव को बेहतर तरीके से अपनाता है और उस पर कम तनाव पड़ता है। अंदर से कंपोजिट बॉयलर कुछ ऐसा दिखता है। तो कंपोजिट बॉयलर एक अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ हमारे पास पानी भरा हुआ है और अंदर की ट्यूब्स से गैस या आग गुजरती है। इसे फायर ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। यह हमारे द्वारा बनाए गए ड्राई डॉक्स में से एक है। हम सारा पानी निकाल देते हैं और निरीक्षण तथा सफाई करते हैं। यहाँ की ट्यूब्स ठीक है, वे पूरी तरह से धातु जैसी साफ नहीं होंगी, लेकिन उनकी हालत वाकई बहुत अच्छी है। यह नीचे से ऊपर तक देखने पर ऐसा दिखता है। यहाँ ऊपर की ओर भाप का निर्माण होता है। बॉयलर का पानी का स्तर लगभग यहाँ तक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, और यहाँ से भाप पहले ही स्टीम आउटलेट की ओर जाती है। यह कंपोजिट बॉयलर का मुख्य स्टीम आउटलेट वाल्व है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, भाप यहाँ से बहती है, वहाँ एक प्लेट को गर्म करती है और जो भी पानी जमा होता है वह इस खुले हिस्से से वापस नीचे गिर जाता है। तो जितना संभव हो सके हम लाइनों में साफ भाप प्राप्त करते हैं बिना किसी पानी के बहाव के, क्योंकि लाइनों में हमें साफ भाप चाहिए जो जितना संभव हो सके ट्यूब्स को गर्मी ट्रांसफर करेगी और बाद में संघनित होना शुरू हो जाएगी। हीटर के बाद मान लीजिए उदाहरण के लिए प्यूरिफायर्स के लिए हम अपने फ्यूल को 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। भाप अपनी गर्मी देती है तो यह 120-130 डिग्री पर प्रवेश करेगी, बाद में सारी गर्मी दे देगी, गर्मी ट्रांसफर कर देगी और हमारा कंट्रोलर सही तरीके से सेट होगा ताकि जितनी भाप हम सप्लाई करें वह आउटलेट पर 98 डिग्री बनाए रखे। तो भाप संघनित हो जाएगी, वह 98 डिग्री तक जाएगी और नीचे गिरना शुरू कर देगी और जो भाप संघनित हो चुकी है वह वापस फीड वाटर टैंक में लौट जाएगी। इसे थोड़ा और संघनित किया जा सकता है, लेकिन यह वापस लौटेगी, यह कम तापमान पर लौटेगी क्योंकि पाइपिंग के जरिए यह फीड वाटर टैंक में जाती है, तो यह 60 या 70 डिग्री तापमान पर वापस प्रवेश करेगी। यहाँ हमारे पास ट्यूब्स का ऊपरी हिस्सा है, तो हम ऊपर के इस हिस्से को देख रहे हैं और इसी से एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती हैं। आप यहाँ सल्फर देख सकते हैं, ऊपर सल्फर की सांद्रता है और सारा ईंधन और एग्जॉस्ट गैसें ऊपर की ओर यहाँ फनल में जाती हैं। तो कोई भी एग्जॉस्ट जो यहाँ और यहाँ जमा हो जाता है और यहाँ से मुख्य इंजन की एग्जॉस्ट गैस गुजर रही है,
उसे धोना और साफ करना ज़रूरी है ताकि ट्यूब्स के ज़रिए कोई बैक प्रेशर न बने। सबसे बड़ी समस्या जो हम अपने बॉयलरों में फेस कर सकते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसों के साथ काम करते हैं, वह है ट्यूब का आकार कम हो जाना, जो कार्बन और यहाँ जमा होने वाले किसी भी पदार्थ के कारण हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ धोया गया है और एक अच्छा वॉश बॉयलर है। हमारे पास यहाँ बहुत जंग है। यह एक अच्छा संकेत है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है मुख्य घटक और माउंटिंग्स, यानी हमने बॉयलर पर कौन-कौन से घटक लगाए हैं। इनमें सेफ्टी वाल्व हो सकते हैं जो ओवर प्रेशर को रोकते हैं। हमारे पास एक मुख्य स्टीम वाल्व है जिससे भाप बाहर निकलती है। हमारे पास बाईपास वाल्व या वार्निंग वाल्व भी है जो मुख्य स्टीम वाल्व के जरिए लाइन को गर्म करने के लिए होता है। हमारे पास फीड वाटर वाल्व हैं जो बॉयलर में पानी भरते हैं, और हमारे पास वाटर लेवल गेज ब्लो डाउन वाल्व है जिससे पानी निकाला जाता है। ऊपर एयर वाल्व है जिससे हवा निकाली जाती है जब पहली बार बॉयलर चालू करते हैं या सफाई के बाद। स्कम वाल्व जो बॉयलर की सतह से सारी गंदगी या मैल निकालता है जो सतह पर जमा हो जाती है। इंस्पेक्शन होल, इंस्पेक्शन डोर्स, मैनहोल्स, एक्सेस डोर्स, फर्नेस के लिए ड्रेन, क्योंकि फर्नेस में भी ड्रेन होता है और यह बहुत ही ज़रूरी है कि वह खुला रहे, क्योंकि जब आप फर्नेस को धोते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ कोई पानी रह जाए। इसलिए जब आप अपना बॉयलर धोने जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि ड्रेन खुला है, वरना उसे साफ करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसे कैसे साफ करें, कैसे धोएं और कैसे तैयार करें? सीधा तरीका है कि एक होज अंदर डालें, पानी खोलें और देखें कि ड्रेन काम कर रहा है या नहीं। हीटिंग कॉइल वाल्व भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं, और हीटिंग कॉइल आपके बॉयलर को ऑपरेशन से पहले गर्म या प्रीहीटेड रखने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं और कितने वाल्व हमारे सिस्टम में योगदान दे रहे हैं। सबसे जटिल जो मैं कह सकता हूँ वह है आलबॉर्ग, और यहाँ हमारे पास आलबॉर्ग सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने 3 वे और 2 वे वाल्व हैं। हमारे पास अलग अलग लाइन सिस्टम हैं। हमारे पास फ्यूल लाइन सिस्टम है और इंस्ट्रूमेंटल एयर है जो इन सभी वाल्व के संचालन के लिए सप्लाई की जाती है। हमारे पास डीजल इग्निशन लाइन है जिसे हम अलग से सप्लाई करते हैं, और हमारे पास एटोमाइजिंग स्टीम भी है जिसे यहाँ से एटोमाइजिंग एयर की मदद से डाला जाएगा। बॉयलर शुरुआत में एटोमाइजिंग एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर जब ज़्यादा स्टीम हो तो एटोमाइजिंग एयर से एटोमाइजिंग स्टीम पर स्विच कर सकते हैं। यह जब एटोमाइजिंग स्टीम 5 बार से कम और पर्याप्त नहीं तो एयर का इस्तेमाल करते हैं। यह हमेशा ऐसा ही होता है। हमेशा अपने एटोमाइजिंग एयर वाल्व्स को जानें कि वे कहाँ स्थित हैं, क्योंकि कुछ मामलों में अगर आपके पास एटोमाइजिंग स्टीम नहीं है तो आपको बॉयलर को चलाने के लिए एटोमाइजिंग एयर पर स्विच करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कितने सारे कंपोनेंट्स शामिल हैं और कैसे सब कुछ मॉनिटर किया जाता है और काम करता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर भी है जो एयर इनलेट प्रेशर और फर्नेस के अंदर का प्रेशर मापता है।
ट्रांसमीटर से पहले यहाँ और यहाँ लाइन को डिस्कनेक्ट किया जाए और यहाँ अंदर प्रेशर एयर से ब्लो किया जाए, लेकिन सेंसर की तरफ नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि यहाँ जो भी प्रेशर मिल रहा है वह दोनों लाइनों के बीच सही है और कहीं ब्लॉक नहीं है, क्योंकि समय के साथ यहाँ कुछ जमा हो सकता है। और अगर आपकी रीडिंग गलत होगी तो आपका बॉयलर भी अलग-अलग रेंज में ऑपरेट और परफॉर्म करेगा, लेकिन वह चलेगा ज़रूर। इससे यह होगा कि आपको सही सी संकेत नहीं मिलेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, और फिर जलने की प्रक्रिया में कुछ समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको सुनिश्चित करनी है वह यह है कि सब कुछ साफ सुथरा है, आपका बॉयलर सही जानकारी प्राप्त कर रहा है और आपका उपकरण भी सही जानकारी प्राप्त कर रहा है। यहाँ आपके पास सही तरह से एडजस्ट किया गया प्रेशर है। एटोमाइजिंग स्टीम और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारे पास सही फ्यूल प्रेशर है और हमारे पास सही फ्यूल टेम्परेचर है। डीजल पर्याप्त है और आपकी सभी सेटिंग्स निर्माता द्वारा निर्धारित सीमा में हैं। जब आप यह सब सत्यापित कर लें और हर दिन ध्यानपूर्वक निगरानी करें कि कहीं कुछ बदला तो नहीं है, तो आप किसी भी समस्या की पहचान कर सकते हैं। ये वाल्व भी स्विच ओवर के दौरान कुछ फ्यूल्स के साथ स्टैक हो सकते हैं, तो आप वहां रह सकते हैं, देख सकते हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं। आप चिन्ह देख सकते हैं और देख सकते हैं कि स्विच सही है या नहीं। लेकिन अगर कोई चीज सही से काम नहीं कर रही है तो आपको उस वाल्व के नंबर के साथ एक अलार्म मिलेगा। तो सीधे ही आपको पता चल जाएगा कि वह वाल्व काम नहीं कर रहा है और आप उसे ठीक करने के लिए वहां जा सकते हैं। प्रेशर गेज अपने प्रेशर गेज को नियमित अंतराल पर कैलिब्रेट करें। कुछ अच्छी कंपनियों के पास वाकई में बहुत अच्छा प्रबंधन सिस्टम होता है। उनके पास हर प्रेशर गेज की कैलिब्रेशन के लिए सटीक समय होता है, जिससे आप उन्हें बार बार चेक कर सकते हैं। यह 3 महीने, हर 6 महीने या साल में एक बार हो सकता है। सेफ्टी वाल्व और सोलास के अनुसार कम से कम 2 सेफ्टी वाल्व होना अनिवार्य है। अगर एक सेफ्टी वाल्व काम नहीं कर रहा हो या कभी-कभी जब प्रेशर रिलीज करना बहुत ज़रूरी हो और एक सेफ्टी वाल्व पर्याप्त न हो या सही से काम न कर रहा हो, तो यह ज़रूरी हो जाता है। और ये कुछ इस तरह दिखते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके सेफ्टी वाल्व सही से काम कर रहे हों, और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वायर है वह थोड़ा सा ठीक से सीधा नहीं है। अपने अनुभव से मैंने पहचाना है कि यह वायरिंग सिस्टम भी सही तरीके से मेंटेन और सेटअप होना चाहिए जहाज पर, क्योंकि यह कभी-कभी काम नहीं कर सकता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और जैसा कि आप पहचान सकते हैं कि वायर का कोण यहाँ किस तरह से रखा गया है, यह उस सेफ्टी वाल्व के संचालन में वास्तव में मदद नहीं करता। तो ऐसे में अगर ऑपरेटर यहाँ वायर को खींचेगा तो वह पूरा लीवर कुछ मामलों में उस दिशा में मुड़ सकता है, क्योंकि यह लीवर यहाँ केवल ऊपर नीचे ही चलता है। इसलिए पोजीशनिंग और सब कुछ कैसे सेट किया गया है, इसकी जांच करनी चाहिए
और यही कारण है कि हम यहाँ सेफ्टी वाल्व के संचालन को सुरक्षित दूरी से जांचते हैं, ताकि देख सकें कि सब कुछ सही और काम कर रहा है या नहीं। इस मामले में हमें यहाँ ब्रैकेट को कुछ नुकसान हुआ। वह मुड़ गया क्योंकि पोजीशनिंग सही नहीं थी। तो हमने पहले ही एक समस्या पैदा कर दी थी जिसे बदलना जरूरी था। और शायद ठीक है, हम शायद नहीं कह सकते, क्योंकि किसी ने वह स्पेयर ऑर्डर किया, हमारे पास है, और हमने उसे बदल दिया। लेकिन खैर, हमने उस समस्या की पहचान कर ली और उसे हल कर लिया, वायर केबल को ठीक बीच में पोजीशन करके, ताकि वह ऊपर नीचे सही से काम करे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखें। हाँ, अगर आप खोलना चाहें तो यहाँ दो स्टड्स हैं जो काफी लंबे हैं। तो जब आप एक तरफ खोलेंगे तो यह यहाँ ऊपर उठेगा और स्प्रिंग का दबाव कम कर देगा। आइए देखें, अगर हम सेफ्टी वाल्व निकालते हैं तो हमें यह दिखाई देता है। यहाँ हमारे पास वाल्व है जो नीचे बैठा है और इस सतह को बंद और सील करता है। आइए थोड़ा और देखें कि यह कैसा दिखता है। यहाँ जो स्प्रिंग है वह वाकई बहुत बड़ी स्प्रिंग है, और एक वाल्व और दूसरे वाल्व में थोड़ी अलग सेटिंग्स होती हैं। यह आधा बार या एक बार हो सकता है। पहला खुलता है और दूसरा थोड़े अंतर के साथ खुलता है, लेकिन सारी ज़रूरी जानकारी यहाँ लेबल पर या मैनुअल में ही होती है। और इसी तरह आप लैपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर सतहें अच्छी हैं तो लैपिंग करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दबाव बढ़ता है और बाद में वाल्व काम करता है, और यहाँ शाफ्ट के जरिए थोड़ी लीकेज होती है, लेकिन सारी भाप ज़्यादातर क्षमता सुरक्षित क्षेत्र में जाती है और इंजन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और इसी तरह एक जहाज को सही तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो सारी भाप और सारी गर्मी को दूर ले जाएं। अगर आप यहाँ तुलना करें, क्योंकि यह आलबोर्ग और हुंडई द्वारा बनाया गया है और यह मित्सुबिशी द्वारा बनाया गया जहाज है, जहाँ सारी भाप इंजन रूम में चली जाती है, जैसा कि मैंने देखा है। हाँ, यहाँ हमारे पास वास्तव में कुछ कनेक्शन है। इसे भी कहीं दूर सुरक्षित लाइन तक ले जाया जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। और आप देख सकते हैं कि भाप सच में जाती है। भाप का कुछ हिस्सा इंजन रूम में भी जाता है, और यह अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कभी-कभी फायर अलार्म चालू हो सकते हैं। और सच में यह कोई अच्छा मामला या समाधान नहीं है। इसलिए जितना संभव हो सके, डिज़ाइन को ऐसा बनाएं कि भाप को सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाया जाए। और अंदर से यह ऐसा ही है जैसे पूरा सिस्टम सेट किया गया है। इसे ओवरहॉल किया जा सकता है, साथ ही यह भी जांचा जा सकता है कि सभी सतहें अच्छी और चालू हालत में हैं या नहीं। आम तौर पर इन्हें ठीक करने या कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आम तौर पर आप पहले टेस्ट करते हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे कि सेट पॉइंट कम हो या सीमा से अधिक हो जाए, तो आप उसे सेट करते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सेफ्टी वाल्व सामान्य सेटिंग से कम प्रेशर पर खुले, क्योंकि इससे भाप का नुकसान होगा और ऑपरेशन में भी बाधा आएगी।
सोचिए अगर आप अपना बॉयलर 15 बार पर चला रहे हैं और वह 14 बार पर खुल जाता है, तो भाप बाहर निकलने लगेगी और फिर आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि कहीं कोई अलार्म तो नहीं बज रहा है या कोई समस्या चल रही है। यह सच है, यह कहाँ से आ रहा है? आपको सिस्टम को फिर से एडजस्ट करना होगा और उसे सामान्य रेंज में वापस लाना होगा। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करेंगे। हम सेफ्टी वाल्व के साथ समाप्त करेंगे और मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण यह है कि इस तरह से शुरू करना अच्छा है। हम बाद में अन्य उपकरणों के साथ जारी रखेंगे और सामग्री को विस्तार से देखेंगे। हम अब पेज 34 पर हैं और जब तक हम यहाँ मौजूद 800 पेज तक पहुँचेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। धन्यवाद और अगली कक्षा में मिलते हैं। अलविदा।